मर्डर के मामले पर सीएम नायब सिंह सैनी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम सैनी इस मामले से जुड़े पुलिस अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने यह साफ कहा है कि मनीषा हमारी बेटी थी और हमारे परिवार की बेटी थी। इस बेटी और उसके परिवार को इंसाफ दिलवाना यह सरकार का दायित्व है। इस मामले की पुलिस निष्पक्षता और गंभीरता के साथ जांच कर रही है और जल्द ही जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अब इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि मैं खुद पुलिस से इस मामले से संबंधित एक एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूं। इसके साथ ही पुलिस कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है। वहीं मनीषा मर्डर के मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने मनीषा हत्याकांड के मामले में सीबीआई जांच करवाने की मांग करते हुए कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और जिस तरह से यह जघन्य अपराध हुआ है, चर्चा भी नहीं की जा सकती। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था के मामले में फेल होने का आरोप लगाया। भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि प्रदेश में कहीं भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, हर रोज आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है। और ये बिल्कुल इंसाफ मिलेगा बेटी को। हमारी बेटी है, वो हमारे परिवार की बेटी है। उसकी जांच चल रही है, जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मनीषा और मनीषा के परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है, जांच के अंदर क्या क्या विषय आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय आ रहे हैं जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ क्या क्या कार्रवाई चल रही है। परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है, जहाँ जहाँ भी है। कई लोग बैठा भी रखे हैं, जहाँ जहाँ वो गई है मनीषा, उन सब को बैठा भी रखा है, या फोन के ऊपर कोई बात हुई है उनको भी बैठाया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी क्लू निकलेगा, देखिए मामला ऐसा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, दोषी बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ऐसी कार्रवाई होगी, अगर कोई इसके अंदर दोषी होगा तो वो याद रखेगा कि इस प्रकार का काम करने से पहले 50 बार व्यक्ति सोचे। जो है वो नहीं गए और इसकी जांच जो है वो सीबीआई को देनी चाहिए, जो उनकी मांग है लोगों को। सीबीआई को जांच देनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए। कई दिन हो गए, मतलब जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और बदमाशी जो आपने बदमाशी चला रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता हरियाणा में सरकार ही नहीं है। रोज देख लो, रोज कोई ना कोई ऐसा रोज कहीं बैंक में लूट है, कहीं लूट है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं ऐसा प्रतीत होता है कानून व्यवस्था जो है सरकार के उससे बाहर हो गई और कोई ध्यान नहीं है सरकार का उससे। ये बहुत ही शर्मनाक और विभत्स कांड है और ये सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था की पूरी तरह से पोल खोलती है और पूरी तरह से कानून व्यवस्था में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। प्रतिदिन 4 से 5 महिलाओं पर बलात्कार के और हत्याओं के केस दर्ज हो रहे हैं एवरेज। और ये जो मनीषा हत्याकांड हुआ है, इसने पूरी तरह से पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी को रूह कपाने वाली जो ये विभत्स कांड हुआ है, इसके समूह ओर बहुत ही सरकार की थू हो रही है। बात किसी से छिपी हुई नहीं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। तो कुल मिलाकर मनीषा मर्डर से आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर इस समय जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस इस पर लगातार संज्ञान ले रही है, जो दोषी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, अधिकारियों को भी हटाया गया है, सस्पेंड किया गया है, तबादला किया गया है।
जबकि विपक्ष का यह कहना है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब हो रही है। प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं है। ये बात भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे थे, अभी आप उदय भान को भी सुन रहे थे, और कमोबेश समूचे विपक्ष की ओर से यही बात कही जा रही है कि अपराधियों के अंदर जो खौफ होना चाहिए पुलिस प्रशासन का, वो नहीं है। अब सवाल यह है कि अपराधियों पर ये अंकुश और नियंत्रण कैसे लगेगा, और बार बार इस तरह की हो रही घटनाएं जाहिर है कि कई सारे जो प्रश्न हैं उसको खड़ा करती है। और अब वही आप देख रहे हैं कि मनीषा मर्डर के मामले में लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इससे आगे क्या और कैसे इन सारे घटनाओं पर रोक लगेगी, अपराधियों पर कैसे कार्रवाई सुनिश्चित होगी, और विपक्ष के सवालों के क्या जवाब हैं, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। रामराजी शर्मा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रामराजी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। ललित अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ललित अरोड़ा जी, आपका स्वागत। रजवंत दहीनवाल जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजवंत दहीनवाल जी, आपका स्वागत है। और संजीव कोदन जी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। संजीव कोदन जी, आपका भी स्वागत है। रामराजी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के प्रश्न विपक्ष पहले भी उठाता रहा। पहले हम लोगों ने देखा कि फोन लगातार पहुंच रहे थे, जो नेता हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं उनको डराया धमकाया जा रहा था। उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार प्रश्न उठे, और अब ये मनीषा मर्डर का जो मामला है इसको भी लेकर के विपक्ष का ये कहना है कि प्रदेश के अंदर क्या आम और क्या खास कोई भी सुरक्षित नहीं है, प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। कैसे इसको देखा जाए? आप तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन लगातार इस पर प्रश्न है। रामराजी जी, देखो, हमारी कानून और व्यवस्था बहुत बढ़िया, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा है, और अपराध मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं हमारी बेटी मनीषा के बारे में मैं बताना चाहूंगा, हम भी बहुत दुखी हैं जिस तरह से हमारी बिटिया के साथ हुआ। हमारी आत्मा भी रो रही है, और इसमें एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा, इसमें सुसाइड नोट भी मिला है, और जहां से कीटनाशक पदार्थ खरीदा गया है उस दुकानदार को भी हिरासत में लिया गया है, उस शॉपकीपर को, और उसके रजिस्टर में एंट्री भी है बिटिया के नाम की। और जहां तक मेरा मानना है, और मेरी पुलिस अधीक्षक भिवानी से बात हुई है, तो उन्होंने भी ये चीज बताया है कि हमारी जांच जारी है, हमने कोई जांच बंद नहीं की है, और परिवार को विश्वास में लेकर हम जांच कर रहे हैं, और हर पहलू पे, हर एंगल पे हम जांच कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कल स्टेटमेंट आया था कि मनीषा हमारे परिवार की बेटी है, हमारी बेटी है, और अपराधियों को पकड़ने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, हर एंगल पे जांच जारी है, और मुख्यमंत्री जी बराबर संपर्क में है, पल पल की खबरें ले। नहीं, लेकिन रामराजी जी देखिए, पुलिस प्रशासन के बारे में एक बात रामराजी जी कही जाती है कि भाई अगर पुलिस चाह ले तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। अब मुख्यमंत्री खुद संज्ञान अगर ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अपराधी हरियाणा को छोड़ दें, उसके बावजूद भी अपराधी आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए। ये किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है, इस पर तो प्रश्न उठना बड़ा लाजमी है। देखो, पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार 3 बार समीक्षा बैठक भी ली है, और उन्होंने उस टाइम भी कहा था, अपराधियों या तो हरियाणा छोड़ दो, या अपराध छोड़ दो, या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैंने पुलिस को खुली छूट दे रखी है, और हमारी पुलिस को अपराधियों से निपटना आता है। पुलिस ने इनकाउंटर भी किया है, और अपराध के आंकड़ों में कमी भी आई है। इसमें जो मैं प्रदेश की जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, इसमें 2-3 कारण और भी हैं। जैसे पेशेंस की कमी भी हो जाती है, कई बार आपसी झगड़ा है, जैसे हमारे जुलाने में हुआ था, वो दोनों भाई आपस में जा रहे थे खेत में घूमने, और आपस में दोनों की कहा सुनी होगी, भाई तूने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, भाई पड़ोसियों से झगड़ा हुआ। इसी बात पर आके उसने रिवॉल्वर, लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसके ऊपर गोली मार दी। आपसी जो पेशेंस की, जो हमारे संस्कारों की कमी आ रही है, थोड़ा सा जागृति लाने की जरूरत है समाज में भी, और थोड़ा सा अपने बच्चों को ज्यादा संस्कार देने की जरूरत है। मैं ये बात भी यहाँ कहना चाहूंगा। और कुछ अपराधियों के आपस के झगड़े भी हैं, वह उसने उसका मार दिया, उसने उसका मार दिया, लेकिन सरकार तो ये रोकना तो आपका काम है ना। ये जीरो टॉलरेंस कैसे हुआ? अगर अपराधी अपराध कर रहा है, रामराजी जी, अगर अपराधी अपराध कर रहा है तो जीरो टॉलरेंस कहां हुई? भाई यही तो कानून का इकबाल और खौफ होता है ना, कि अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे कम से कम। वो तो दिख नहीं रहा। देखो, कई बार क्या होता है ना, मैं इत्तेफाक से कोई घटना घट जाए, वो अलग मैटर होता है, और इनके आपसी झगड़े हैं, उसने उसका मार दिया। जैसे हमारे पौड़ी गांव की घटना है, वो रामरा के पास में बहन गांव का था, रामरा बहन बोलते हैं जिसको, वहां
उसका मर्डर हुआ था, तो उन्होंने क्या था, उसका आपराधिक रिकॉर्ड था, उसने उनका मार दिया था, उन्होंने उनका मार दिया। तो आपराधिक ये इसमें ये है, इनकी आपसी लड़ाई भी है और सरकार सख्त है इस मामले में। और आप जैसा मैंने आपको पहले बताया, अपराध के आंकड़ों में कमी भी आई है। और जहां तक मनीषा बिटिया का इसका सवाल है, ये क्या था, ये इसमें सुसाइड नोट भी मिला है, जहां से कीटनाशक पदार्थ खरीदा गया है, उस दुकानदार को हिरासत में लिया गया है और उसके यहाँ एंट्री भी है इसकी बिटिया की। और जहां तक जैसे मुंह भी नोच रखा है जंगली जानवरों ने, उसकी गर्दन भी खा रखी है, गर्दन को भी नोच रखा है। और मैं समझता हूं जिस तरह से ये जंगली जानवरों का भी हो सकता है, फिर भी पुलिस हर पहलू पे जांच कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है, जांच जारी है। जी ठीक है ललित जी, कह रहे हैं जांच कर रहे हैं, अपराधी अपराध छोड़ देंगे या हरियाणा छोड़ देंगे, किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, दावे तो कोई कितने भी कर सकता है। पिछले 11 सालों में अगर हम ये कहना शुरू कर दें आज, जबकि मनीषा पे चर्चा चल रही है कि आंकड़ों में कमी आई है, पता नहीं मैं किस तरह की बात हो रही है आज, कि आंकड़ों में कमी आई है या पर्चे दर्ज नहीं हो रहे, ये भी तो हो सकता है ना। आप मुझे बताइए, वो बिटिया, जैसे भाई ने भी कहा कि वो हरियाणा की बिटिया है या हमारी बिटिया है, सभी की बिटिया है वो, जो यहाँ बैठे हैं और जो नहीं भी बैठे हैं। 11 अगस्त को अपने घर से वो बीएससी में दाखिला लेने के लिए प्ले स्कूल के पास जहां वो जॉब करती थी वहां कॉलेज गई। जिस बंदे ने सुसाइड करना हो वो कॉलेज जाएगा क्या? घर से पेपर भी लिए उसने, जो भी एग्जाम उसके अपने क्वालिफिकेशन के या जो भी एडमिशन में फॉर्मेलिटीज होती हैं वो लेके गई, ठीक है। उसके फादर को ये आप ये कहते हैं कि सुसाइड नोट मिला, तो क्या उसका फादर आज भी ये कह रहा है कि भी हम संतुष्ट नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है? जब वो रास्ते में गई और मोबाइल बंद हुआ, घर वालों को जब भी शक हुआ 11 तारीख को, उन्होंने पुलिस के पास अप्रोच की। पुलिस ने ये कहा कि वो जैसे आम होता है, लचर जवाब देते हैं कि ये आ जाएगी, 24 घंटे इंतजार करो। ये जवाब लड़की के मामले में देना होता है क्या? किसी के साथ चली गई होगी, बुलाना होगा, 50 तरह की चर्चाएं पुलिस द्वारा की जा रही हैं। क्यों भाई? पुलिस अपना रेस्टोरेंट में रहे, सेंस ऑफ द पब्लिक मूड इज के वो इस तरह की बातें ना करें। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वहां हमारे धर्मवीर सिंह जी भी पहुंचे, इन्होंने एसपी को बदला है, वहां पे थाना इंचार्ज है अशोक, क्या उसको भी लाइन हाजिर किया है, और शकुंतला और डायल 112 की टीम, ये 6 आदमियों का आपने बदली करी या सस्पेंड किया है। क्यों किया है? इसका मतलब पुलिस के काम में कुताही है ना। हम ये कहते हैं दो चीजें, रामराजी शर्मा जी, देखिए, एक तो पुलिस का इकबाल बुलंद होना चाहिए, आप मुझसे एग्री करेंगे कि पुलिस का डर होना चाहिए पब्लिक को कि वो कोई वारदात ना करे। दूसरी बात, आपकी थ्योरी या जो आप कह रहे हो, आपको पुलिस को पता चला है सुसाइड का, तो पुलिस डिक्लेयर कर दे भाई। लोकेशन से हिसाब से तो बड़े बड़े अपराधी पकड़े जाते हैं, मोबाइल के चैट से बहुत कुछ पता लग जाता है। तो हमारा सवाल यह है कि जब उन्होंने लापता होने की सूचना दी, पुलिस का रेस्पॉन्स, वैसे तो आप कहते हो 6 मिनट में हमारी 112 की गाड़ी पहुंच जाती है। भाई, सारी बातें ठीक अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन इस मामले में आपने क्विक रेस्पॉन्स क्या किया? क्या उसकी तलाश जारी करी गई? वीटी करके आपका काम निश्चिंत हो गया, हम घर में जाके सो जाएंगे, मैं पुलिस में काम करता हूं तो भाई 48 घंटे बाद जो पता लग रहा है, इस पे दुख तो होता ही है ना। 48 घंटे जब जानवर नोच चुके हैं, ये कहा जा रहा है, और वो पीजीआई में दोबारा भी कह रहे हैं, रोहतक में पहले भी एक हुआ। गुमशुदगी की रिपोर्ट में कार्रवाई ना होना क्या सिद्ध करता है? ये पुलिस के विफलता नहीं है क्या? अच्छा, अभी तक कोई 48 घंटे तो बॉडी मिलने के बाद, और आज 13, 14, 15, 5-6 दिन आज हो गए, शाम हो गई है जी, कोई संदिग्ध भी नहीं मिला इनको। भाई चलो, मैं कहता हूं जिसने, अब आप ये कह रहे हैं वो सुसाइड पे क्यों पहुंची, चलो अगर आपकी बात मान ली जाए, क्या ये भी अगर सुसाइड नोट मिला है तो कारण भी तो दिए होंगे ना। तो कोई ठोस सुराग सामने नहीं आ रहा। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े तो करेंगे ना हम। ठीक है। नहीं, बिल्कुल, और सही बात है, कानून व्यवस्था पर बड़े प्रश्न चिन्ह हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि इसका जवाब तो भाई देना ही पड़ेगा। डहीनवाल जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये सरकार का ये कहना है कि इसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पर हम लगातार कर रहे हैं, पुलिस अपराधियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी और अपराधियों को सख्त संदेश हम दे रहे हैं कि या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। देखिए, ये जुमले कहने से काम थोड़ी चलेगा जी।
एक तो जुमले कई साल से कह रहे हैं, 2014 में इनकी सरकार बनी थी तो खट्टर साहब भी यही जुमले कह रहे थे। अब उसके बाद नायब सिंह सैनी जी बने हैं, वो भी यही कह रहे हैं। असल में चीज बात सामने आती है कि अपराधियों में जो एक डर होना चाहिए, कानून शब्द जो एक होता है, उस शब्द का डर नहीं है। और वो डर सिर्फ इस वजह से नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये चीज, और मेरी बात से भी आप सहमत होंगे, कि जब अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं तो वो हौसले तब बुलंद होते हैं जब उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ होता है, कहीं ना कहीं सत्ता में उनकी कहीं ना कहीं भागीदारी होती है, सत्ता में कहीं ना कहीं उनके कोई लोग बैठे होते हैं। उनको ये डर ही नहीं होता कि आज हालात मैं किसी को चोट पहुंचा दूं, मैं किसी को मार दूं, किसी से लूट मांग लूं, फिरौती मांग लूं, उनको पता है हमारा कुछ नहीं होना। और यही हालात आज चल रहे हैं। अब एक इनके ही मंत्री जी कह रहे थे कि बोला हर व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते। मैं बिल्कुल मानता हूं हर व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते, लेकिन क्या हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस तो करा सकते हो आप? और वो सुरक्षित महसूस तब करा सकते हो जब आपकी बेहतर कानून व्यवस्था होगी। और बेहतर कानून व्यवस्था 2014 से लेकर अगर आज तक की भी बात करें तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं राजनीति से अलग होकर बात करना चाहूंगा कि अगर 2014 की बात नहीं करें, चलिए डहीनवाल जी, आपको रोकना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या है या नेटवर्क का इशू, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही। मैं संजीव जी का रुख करता हूं। संजीव जी, बहुत सारी बातें होती हैं पॉलिटिकली, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप या अपनी अपनी बात अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं, लेकिन कानूनी पक्ष इसका क्या कहता है? क्योंकि जो परिजन हैं वो नाराज़ हैं, विरोध प्रदर्शन भी हम लोग इस पूरे मामले में देख रहे हैं कि लगातार हो रहा है। नाराज़गी इस बात को लेकर के भी है कि पुलिस की कार्यशैली भी ठीक नहीं रही, इसमें जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। कैसे देखा जाए और कानूनी पक्ष इसका क्या कहता है? क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार और उसमें इस तरह की हीला हवाली या लापरवाही, जिसके बाद परिजनों को ये विरोध या फिर इस तरह की बातों को कहना पड़ता है? कैसे देखें इसको संजीव जी? ये नो डाउट जो भी इशू हुआ है बहुत सीरियस है। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए थी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, किसने किया है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जो लीगली बीइंग लीगल एक्सपर्ट जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी ये क्यों हुआ और किसने किया, तब तक कानूनी पहलू तो यही है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही पुलिस कुछ कर सकती है या कोर्ट कुछ कर सकती है। जब तक कोर्ट में बात ही नहीं जाएगी तो कोर्ट करेगी क्या? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में होना चाहिए, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट करेगी, कर रही है, जो भी इनकी पॉलिसीज हैं जैसे भी करना है। मेरा सिर्फ कंसर्न इतना ही है कि जो हुआ है वो बहुत ही गलत है और उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको पुलिस पकड़े, अरेस्ट करे। जिस भी ऑफेंस में जैसे भी उनको लगता है कि ये चीजें हुई है उसके अकॉर्डिंग पर्चा हुआ है, किसको अरेस्ट करना है, कोर्ट में पेश करना है, रिमांड करना, जो भी करना है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वो सब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। चाहे पुलिस करे, चाहे सीबीआई करे, चाहे जो मर्जी करे। नहीं, लेकिन संजीव जी एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि पुलिस का जो क्विक रिस्पांस होना चाहिए या जितना इसमें डिले होता है, क्या केस के ऊपर भी उसका उसी तरह से इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे हैं जिसमें जो अपराधी हैं वो चूंकि कोई उनके खिलाफ इस तरह का एविडेंस उपलब्ध हो नहीं पाता है, और क्योंकि जो कानूनी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए थी या पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी वो ठीक या प्रॉपर नहीं होती, तो फिर इस तरह के अपराधी छूट भी जाते हैं। तो क्या यहां से भी इस पर भी फोकस करने की जरूरत है? और जितना डिले या जितना हीला हवाली इसमें बढ़ती जाएगी उतना ही केस भी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि अपराधी पे छूट जाते हैं कोर्ट में जाकर के। देखिए, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। वो डिपेंड करता है उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कैपेबिलिटी पे कि उसने उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कैसे किया है और जिस बंदे को भी अक्यूज बनाया है उसके अगेंस्ट क्या एविडेंसेस उन्होंने कलेक्ट की हैं। कोर्ट कोई भी एक्शन बरी करना है, सजा करनी है, वो उस इन्वेस्टिगेशन और वो उस एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एक ऑफिसर हैं, मुझे कहना पड़ेगा और मुझे लगता भी है ये कहना चाहिए कि हमारे जो कांस्टेबल्स भर्ती होते हैं 10+2, फिर उनके कोर्सेज होते हैं उनके प्रमोशन के लिए, एक मर्डर केस के लिए हम कई बार इन्वेस्टिगेशन ऐसे बंदों को दे देते हैं जिनको पता ही नहीं कि ये एविडेंस भी कलेक्ट हो सकती थी। तो टाइम टू टाइम इनके अपग्रेडेशन के लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने चाहिए। आई थिंक सो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसमें, क्योंकि कोई भी एविडेंस और प्रूफ जब तक प्रॉपर नहीं होगा कोर्ट उसकी कन्विक्शन नहीं पहुंचा सकती। बिल्कुल। हाँ डहीनवाल जी, आपकी बात अधूरी। जी सॉरी जी संजीव जी, एक मिनट। डहीनवाल जी कंप्लीट करें, फिर मैं रामराजी जी का रुख करता हूँ। हाँ डहीनवाल जी। जी
तो जो मैं उसी चीज के ऊपर आ रहा था, मेरी आवाज चली गई थी। दूसरी बात मैं एक चीज आपको और बताना पाऊंगा, जो डायल 112 के जो अभी हमारे साथी संजीव जी जो चीज बता रहे थे कि कई कई दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं कर पाते, और फिर वही जो आईओ है वो आईओ उनसे अगर बाद में बात करते हैं एट द टाइम ऑफ एविडेंस, अगर वही बात आती है तो वो एक डिले एफआईआर में जो देरी का जो कारण बनता है, कहीं ना कहीं वो भी कन्विक्शन रेट को इफेक्ट करता है। और वो इसी वजह से जो आज कन्विक्शन रेट प्रॉपर नहीं मिल पा रही, जब अपराध हो रहे हैं, अपराधी छूट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो आईओ है, जो जांच अधिकारी है, उनकी जो निष्क्रियता कहें या उनकी जानकारी का अभाव कहें, या ये कह सकते हैं कि उनको प्रॉपर ट्रेन नहीं किया गया इस चीज के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें। और मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि जो कानून व्यवस्था है वो ठप अकेले एक जिले की बात करें या हम एक इलाके की बात करें तो ये नहीं है। ऐसे मनीषा जैसी हमारी बहुत सी बहनों को अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा है। मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ, रेवाड़ी में भी हमारे आज की ही मैं बता रहा हूँ, एक टैक्सी ड्राइवर की वहां पर हत्या कर दी गई। उससे 3-4 दिन पहले वहां पर एक और हत्या कर दी गई, एक सीआरपीएफ के जवान की हत्या कर दी गई, रेवाड़ी के बता रहा हूँ। एक मस्जिद में एक महिला को घर में उसकी हत्या कर दी गई। ये पता नहीं, और पुलिस अभी तक किसी भी जांच के मामले में अगर बात करते हैं तो पुलिस ये सिर्फ एक ही चीज कहेगी कि हम जांच कर रहे हैं। पुलिस की जांच हो जाएगी, मैं बिल्कुल मानता हूं इस चीज के लिए, लेकिन क्या इस चीज पर कंट्रोल किया जा सकता है? अगर कंट्रोल वो आज तक नहीं कर पा रहे, बिल्कुल ठीक बात है नईनवाल जी। देखिए, पुलिस को तो काम करना ही होगा, लेकिन सवाल ये है ना कि पुलिस का डर ऐसा होना चाहिए कि इस तरह के अपराध हो ना, या कम से कम मिनिमम। जी बिल्कुल। डर कहां से आएगा? डर पैदा करने के लिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को अब एक छोटे मोटे तबादलों से कुछ नहीं होना। असल में ये बात है कि मैं बार बार ये चीज को, राजनीतिक संरक्षण के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊंगा। एसटीएफ ने एक बार खुलासा किया था, 8 स्टेट्स की मीटिंग हुई थी जहां पर डीजीपी और हरियाणा एसटीएफ ने खुलासा किया था कि लगभग 80 से ज्यादा जो संगठित आपराधिक गिरोह है वो हरियाणा में चल रहे हैं। जब इतने आपराधिक गिरोह अगर हरियाणा में चल रहे हैं तो कैसे अपराध मुक्त की बात कर रहे हैं? ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात कही आपने कही है। ठीक है, मैं रामराजी जी का रुख कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, प्रश्न तो है ना, इसीलिए प्रश्न उठ ही रहे बार बार, और आज हम लोग इसीलिए डिबेट भी करने बैठे हैं क्योंकि क्वेश्चन तो है ना इस बात पर। 1 मिनट रामराजी जी, क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना कि अपराध हमने कम कर दिया, या आंकड़ों को आप देखिए, तो भाई इस तरह की जो घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं वो इस बात को दिखा रहा है कि आंकड़े आप भले ही कहिए कि कम हो रहा है या हमने अपराध को कम किया है, ग्राउंड रियलिटी उससे अलग है। और दूसरा ये है, आप कम से कम इस पर्टिकुलर केस में तो ये मानते ही है ना कि पुलिस की हीला हवाली या लापरवाही रही है, तभी आपने इतने सारे पुलिसकर्मियों को या तो उनका सस्पेंशन किया या उनका तबादला कर दिया। तो ये तो आप मान रहे हैं ना कि पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही, और अगर वो नहीं करेगी तो फिर किस तरह से कानून व्यवस्था का इकबाल जो है बुलंद होगा, या फिर कैसे अपराधियों के बीच में एक खौफ होगा? यहां पर तो कुछ फेलियर दिख ही रहा है रामराजी जी, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो, इस केस में जहां तक मेरा मानना है, वह जिन पुलिस कर्मचारियों ने कोताही बरती उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी जारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब ये मामला आया, उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और एसपी भिवानी का भी तबादला कर दिया गया है। और मैं समझता हूं बड़े अनुभवी और इंटेलिजेंट अफसर को एसपी भिवानी लगाया गया है। और वो जहां तक बात इस केस की है, हमारी बिटिया ने वह सुसाइड क्यों किया, क्या कारण रहे, उस हर पहलू पे हमारी पुलिस जांच कर रही है। रामराज जी, इससे पहले जो अधिकारी थे क्या वो इंटेलिजेंट नहीं थे? देखो, मैं आपको बता रहा हूं भाई, उन्होंने जिन्होंने कोताही बरती उनको निलंबित कर दिया, उनको सजा दे दी, उनको निलंबित। आपको पता, आप बहुत पुराने प्रवक्ता भी हो, निलंबन का मतलब ये होता है उसकी सर्विस बुक में लिखा जाता है, और विभागीय जांच भी चल रही है और पुलिस अधीक्षक का तबादला भी कर दिया गया है और बड़ा अनुभवी पुलिस अधीक्षक भिवानी में लगाया गया है। नहीं, उनका प्रश्न ये था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अनुभवी पुलिस अधीक्षक को लगाया, तो इससे पहले जो पुलिस अधीक्षक थे क्या वो अनुभवी नहीं थे? नहीं रामराजी जी, इसके पहले जो पुलिस अधीक्षक थे क्या वो अनुभवी नहीं थे, आप ये कह रहे हैं? और अगर आपने उनका तबादला किया तो आप ये मान रहे हैं कि कम से कम उस अधिकारी ने तो सही काम नहीं किया, तो फिर पुलिस के ऊपर कहां कंट्रोल रहा? भाई आप तो कह रहे हैं ना कि अपराधी अपराध ना करें हरियाणा, या तो फिर वो छोड़ दें, लेकिन आपका जो कानून व्यवस्था जिनको इसको इंश्योर करना है वही आपके अधिकारी सही काम नहीं कर रहे हैं। यही तो विपक्ष कह रहा है बार बार आपसे कि पुलिस पर होल्ड कहां है आपका, अधिकारी ने आपके काम नहीं किया इसलिए आपको ट्रांसफर करना पड़ा उसका। कोटि के अफसर को जिले में पुलिस अधीक्षक लगाया जाता, सारे अधिकारी अच्छे हैं ऐसी बात नहीं है,
और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, वो समय समय पर समीक्षा बैठक भी लेते रहते हैं। और बैठक में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, मुख्यमंत्री जी के मुख्य प्रधान सचिव और एसीएस नहीं रामराजी जी, DGP, बैठकें करिए भाई, लेकिन बैठकों सारे का अधिकारियों आउटकम को क्या है? बैठक लेते रहते बैठक हैं। का निष्कर्ष क्या है? मैं कह रहा हूं आपने बैठक करी, आपने अधिकारियों को निर्देशित निष्कर्ष किया है ना, कि अपराधों पर आपको कमी आई है। अंकुश लगाना है अब ये रामराजी जी, जो बड़ी-बड़ी लेकिन बातें अगर कर रहे हैं, आपको इनके आपके पुलिस अधीक्षक का तबादला करना पड़ जाए तो इसका मतलब तो ये दिख रहा है कि आपने जो निर्देश दिया वो आपके अधिकारी उस तरह से उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। यही तो वजह है ना कि आपने पुलिस अधीक्षक का तबादला किया। क्यों किया तबादला पुलिस अधीक्षक का? देखो, उस टाइम के हालात बताते हैं, ये तो ऐसी बात नहीं है। अधिकारी सारे उच्च कोटि के अफसर जिलों में लगाए जाते हैं। और ये जो हमारे को कह रहे थे, इनके टाइम में देख लो ना आप, एक वहां पे क्या हुआ था, एक दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, मिर्चपुर कांड हुआ था। और एक दलित के बेटे को किस बेरहमी से गोहाना कांड में मारा गया था। ये अपना तो भूल जाते हैं। और ये तंदूर कांड इनके टाइम में हुआ था। क्या अब आप एक्शन फिर लिया से इनकी पीछे सरकार चले ने? गए। मैं ये उसी कह रहा से- हूँ नहीं और एक कि पीछे वाली खबरों भी, पीछे वाली घटनाओं को गिनवाने से नहीं होता ना रामराजी जी। आप मुझे बताइए ना, आपने ये कहा कि हम कानून व्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री ने ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर हम कर रहे हैं, तो फिर वो दिखना चाहिए ना, वो दिख क्यों नहीं रहा? सवाल ये है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और धरातल पर दिख भी रहा है। इनकाउंटर भी हुए हैं और पैरों में गोली भी लगी है, अपराधी पकड़े भी गए हैं। ऐसी बात नहीं तो है। ये इतनी घटनाएं कैसे रिपोर्ट और हो जहां रही तक हैं? ये इस इतनी केस की घटनाएं बात कैसे है, आ रही हैं हमारी रामराजी पुलिस जी? हर पहलू पर जांच कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है जी। ललित जी, देखिए, इनकी तो एक आदत है, ये जो 3 जुमले बोले ना इन्होंने, दलित की बेटी और वो, ये हर मीटिंग में अरे हुआ नहीं था क्या? नहीं हुआ था। हुआ नहीं था, मिर्चपुर कांड में हुआ नहीं था क्या? बैठ जा आपको चुप क्या दिक्कत आ रही है? आपके टाइम में नहीं हुआ था क्या? चलिए रामराजी जी आप सुन लीजिए भाई, आप सुनिए अरे हुआ नहीं था क्या? रामराजी जी आप सुनिए भाई, सुनिए। नहीं हुआ था। नहीं, आप मीडिया के सामने बोल रहे, बहुत बड़ा चैनल है ये। चलिए रामराजी जी प्लीज, रामराजी जी, अरे रामराजी जी, मैंने पहले भी कहा ना, ये पिछली घटनाओं को गिनवाने से आज की घटनाओं को डाइल्यूट नहीं कर सकते ना। आप झूठ बोल रहे हो। अरे रामराजी जी, उस समय आपने प्रश्न पूछे थे कि नहीं पूछे थे? तुम्हारी सरकार रामराजी जी, उस समय आपने प्रश्न पूछे थे मौजूदा सरकार से कि नहीं पूछे थे? अब आज के आपके समय में कुछ होगा तो विपक्ष आपसे पूछेगा। रामराजी जी ये आर्ग्यूमेंट चलेगा नहीं। रामराजी जी ये आर्ग्यूमेंट चलेगा नहीं ना कि आपके समय में भी होता था तो हमको आप थोड़ा सा लेवरेज दीजिए कि हमारे समय में भी ये हो जाए। ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं आपका जो है ना ये कहना चाहता हूं कि अगर 48 घंटे में आपने कोई मतलब ऐसा काम नहीं किया, अनुसंधान अधिकारी ने, ग्रामीणों ने बताया कि सिधानी में डेड बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी वहां लाई गई है, ये भी पता लग रहा है, तो क्या वो हवा में उड़कर पहुंच गई? कोई ना कोई 4 व्हीलर से आई होगी। आप कोई जांच की, आप कौन होते हो ये कहने वाले? क्या पुलिस ने ये कहा है कि वो सुसाइड है? आप ये कहा जो थ्योरी ला रहे हो, क्या आप पुलिस हो? ये काम एसपी का, एसएचओ का, या वहां उनके ब्रीफिंग वालों का, डिप्टी कमिश्नर, उनका काम है। ये कहा है पुलिस हर एंगल पे जांच कर रही है, हर पहलू पे जांच कर रही है। मैंने ये कहा है आपने सुसाइड पहलू पे जांच करी है, हर एंगल पे जांच करी है पुलिस। मैंने ये कहा है। यार, क्या आप बोल सकते हो ये बात के सुसाइड किया है? आप प्री जजिंग मैंने ये कहा सुसाइड नोट मिला है, मैंने या कहा सुसाइड नोट मिला है, उसकी जांच की डिक्लेयर करने वाले आपने देखा? ये कहा है, आप सुसाइड नोट, ये कहा सुसाइड नोट मिला है, उसकी जांच की जा रही है, उसकी हैंडराइटिंग की जांच की जा रही है, उसका भी क्या नहीं है, जांच की जा रही है, ये बोला मैंने। की बात करनी। अच्छा, दूसरी चीज, आप मुझे देखिए, एक चीज पे बहुत आपत्ति है कि एक तो 11 साल पहले क्या हुआ, दूसरा ये पुलिस का काम कर रहे हैं, यहाँ बैठ के गलत बयानी कर रहे हैं। और वैसे भी अगर ये कॉन्फिडेंशियल है, इनको कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि आप पॉलिटिकल पार्टी हो और आप ये कहना शुरू कर दो सुसाइड है। यू कैनॉट प्री जज द इशू। रामराजी जी शांति से सुन लीजिए। मैंने ये कहा है कि सुसाइड नोट भी मिला है, उस पर जांच जारी है। आपने पढ़ लिया क्या वो? आपने मैंने ये कहा जांच जारी है, हर एंगल पे जांच की जा रही है, मैंने ये कहा है। कैसे कह दिया? दवाई गलत बात मत बोलो, गलत बात मत बोलो। चलिए ठीक है रामराजी जी, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे। और दूसरा ये कि वो ठीक बात है भाई, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मुझे लगता है कि इस तरह से नहीं कहनी चाहिए। अभी जांच चल ही रही है ना इस पूरे प्रकरण की। दूसरी चीज ये मैं कह रहा हूं कि भाई अगर वो विसरा 14 तारीख को मान लीजिए वहां मधुबन भेज दिया गया, 15, 16, 17 की छुट्टी थी, क्या ये इतना संगीन अपराध नहीं है कि उसकी रिपोर्ट 15 को आ जाती? आज 18 को भी मेरे पास कोई सूचना नहीं है, इनके पास होते बता दें कि जो एफएसएल से रिपोर्ट आनी है वो क्यों नहीं आई अभी तक? 3-3 दिन वहां पड़ी रहेगी,
कोई ऐसा तो है नहीं कि हर बार उनकी छुट्टी कैंसिल हो जाती है कि ये रिपोर्ट पहले दो। ये एक संगीन अपराध है। 19 साल की बेटी, आप भी कह रहे हो हमारी बेटी, उसका जो है मृत्यु हो गई, वो आकस्मिक है, एक्सीडेंटल है। इसमें तो ये भी कोई इल्जाम लगा देगा कि रेप हुआ होगा। जब तक एफएसएल रिपोर्ट नहीं आती तब तक कोई कुछ ना कहे। ये तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं मैं, लेकिन आप उल्टा गर्मी दिखा रहे हो, इससे कुछ हासिल नहीं होना। आप शांत रहिए, इस विषय में मत कुछ बोलिए। मेरे तो आपको एज ए एल्डर ये सलाह है। तीसरी चीज कि अगर डिले होता है पुलिस से और आप बदली कर देते हो तो इससे इतिश्री हो जाएगी। देखिए, टाइम का बहुत बड़ा महत्व है। जितना टाइम बीतेगा उतना ही उसके जो सैंपल्स हैं, जो और एविडेंस है, वो सारा खत्म होता जाता है। इवन डॉग स्क्वाड भी कुछ नहीं कर पाती है। तो मेरा ये कहना है कि पुलिस को त्वरित कार्रवाई नहीं की गई है, ये साफ जाहिर होता है, जिस वजह से एक्शन लिया। तो लेकिन हरियाणा में ये जितनी भी ऐसी चीजें हो रही हैं, अपराध जो बढ़ रहे हैं, इस पे नियंत्रण के लिए पुलिस को और चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है, रेस्पॉन्स टाइम को। अब ये रेस्पॉन्स टाइम जैसे इतनी सख्ती के बाद भी जो चरखी दादरी और भिवानी पुलिस मतलब टाइम ही नहीं देगी, यानी वो उनके पीछे जाएगी नहीं। डेड बॉडी 2 दिन बाद मिलेगी, उसी डिस्ट्रिक्ट में है, तो राजस्थान में मिली है क्या डेड बॉडी? तो ये सवाल उठते हैं, इनका जवाब चाहिए और देरी आगे ना हो। इसके लिए क्या किया जाएगा? नौकरी से बर्खास्त करो ऐसे लोगों को जो नौकरी करना नहीं चाहते। भाई आप क्या 48 घंटे वेट करोगे डेड बॉडी की? नहीं, ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। डाइनवाल जी देखिए, एक चीज बार यही आती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके मंत्री और उनके संगठन के साथी बार ये कहते हैं कि हमने जी आवाज नहीं आ रही। हमने नए थाने खोल दिए। नए थाने वजह है कि आप कानून करें, ऐसी क्या वजह है कि आप अपराधियों को रोकने में नाकाम हैं? ऐसी क्या वजह है कि जो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके जो हमारे उम्मीदवार थे, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनके चलिए डाइनवाल जी, मुझे लग रहा है नेटवर्क का इशू है। फिर से आपके साथ मैं दोबारा से आपके साथ कनेक्ट करूंगा। संजीव कोदन जी, एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या कानून को लेकर के भी किसी तरह का आपको लगता है कि परिवर्तन की आवश्यकता है? क्योंकि ये जिस तरह के कानून बने, क्या इसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं प्रभावित होती हैं? कानून और सख्त होना चाहिए, क्योंकि ये अपराधियों के बीच में ये खौफ क्यों नहीं होता है, या पुलिस हीला हवाली करती है इस वजह से ऐसा हो जाता है? संजीव जी सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाया। संजीव जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्या कानून को और सख्त होने की आवश्यकता है या सफिशिएंट है अभी कानून? क्योंकि इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही? देखिए, कानून सफिशिएंट है। कानून अभी तो अमेंडमेंट हुई है, आईपीसी से इन्होंने BSNSS बना भी दिया है। उसमें प्रोविजन भी कुछ डिलीट किए, कुछ ऐड किए हैं। जो पनिशमेंट के ऑप्शन थे वो कहीं पे बढ़ाए भी हैं। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, लेकिन उस कानून तक पहुंचने के लिए मेरा ये कहना है कि जो एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, कुछ एक ऐसी लिमिट होती है हमारी FSL में, बायो साइंस में, कुछ टाइम के बाद वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इट शुड बी कलेक्ट विद इन टाइम, और लैब में भी वो टाइम से भेजी जाएंगी तो ही उन पे कुछ मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और ये डिले का यही रीजन होता है जिसकी वजह से जो भी अपराधी हैं वो निकल जाते हैं कानून के हाथ से। नहीं तो संजीव जी, ये बात तो हमसे और आपसे बेहतर तो पुलिस को पता है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो फिर ये इंटेंशनली होता है या इसको सीरियसली नहीं लेते? मतलब फिर कैसे इसको हम लोग देखें संजीव जी? सर, मैं वही, जैसे अभी हर एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, मैं तो बीइंग लीगल एक्सपर्ट और सिटीजन हूँ एक तरह से, तो मेरा अपना ओपिनियन तो यही है कि अगर उनको पता होता और मैटर की सीरियसनेस को वो जो ऑफिसर्स हैं वो समझते, तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए था। इन चीजों पे इनको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे ये बता रहे हैं कि डेड बॉडी को भी गांव वालों ने बताया, कैसे हुआ, क्या हुआ। देखो, इग्नोरेंस तो है, बिल्कुल समझ आ रही है, दिख भी रहा है, लेकिन उनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई होगी वो तो देखी जाएगी। लेकिन सबसे पहले उस बच्ची को तो जस्टिस मिले जिसके साथ ये हुआ है, और उसका तो तभी हो पाएगा जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, एविडेंसेस कलेक्ट होंगे, और जो मेन कल्प्रिट्स हैं जो भी है इसके पीछे, उनको पकड़ा जाए और पुलिस प्रॉपर उनके एविडेंसेस कलेक्ट करे उस चीज के लिए, तभी आगे हो पाएगा कुछ। तो संजीव जी, इस तरह की घटनाओं पे अंकुश फिर कैसे लगे? क्योंकि अब लोगों ने देखा निर्भया कांड के बाद से तो इतना कुछ डिस्कशन हुआ, उस समय तो ऐसा लगा कि अब पूरा देश चूंकि एक मुद्दे पर खड़ा हो गया है तो अब शायद इसमें कुछ कमी आए,
लगातार उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बार बार हो रही हैं, और बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह की होती है, और जैसा मैंने पहले भी कहा फिर अपराधी भी छूट जाते हैं। रुकेगा कैसे? सर इसमें जैसे हमने लॉ में भी पढ़ा है, अभी भी समझ है कि एवरी ऑफेंस इज अगेंस्ट द सोसाइटी। वो हर एक आदमी के पीछे है। जिसकी फैमिली के साथ हुआ है उसका तो हम सोच ही नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं उस चीज़ के लिए कि कितनी बड़ी दिक्कत हुई है उसकी फैमिली को या उसके रिलेटिव्स को। किसी की भी मैं बात करूं, जब तक पब्लिक में मैसेज नहीं जाएगा कि अगर करोगे तो मरोगे, तब तक नहीं बच पाओगे भैया। ना कानून कुछ कर सकता, ना आप कुछ कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूं। जब तक प्रॉपर एक मैसेज नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया आपने गलती की तो आप फंसोगे ही फंसोगे, दैट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि पुराना अगर मैं बात करता हूं, अंग्रेजों के टाइम में पनिशमेंट दी जाती थी तो पब्लिक प्लेसेस पे दी जाती थी कि लोगों में एक डर रहे उस चीज का, कोई दूसरी ये हरकत ना करे कोई। तो इसी तरह कानून का डर होना चाहिए कि भैया अगर कोई गलती करेगा तो वो बचेगा नहीं, तभी कमी आएगी। अदरवाइज तो लोग ये सोचते हैं कि ये भी करके निकल जाएंगे, वो भी निकल जाएगा, तो ये चीजें तो चलती रहेंगी। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत रैपिड एक्शन की रिक्वायरमेंट है। अगर लगता है कोई इस तरह के ऑफेंसेज हैं तो बहुत इमीडिएट एक्शन होना चाहिए उन चीजों के पीछे। मेरी तो यही अपनी सोच भी है और ओपिनियन भी है सर। जयनवाल जी, आपकी बात इनकम्प्लीट थी, कंप्लीट करें। देखिए, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि बार बार पुलिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बार रामराज जी से भी मैं बताना चाहूंगा कि रामराज जी, कभी आप एक बार बगैर भारत सरकार का नाम लेके आप एक बार थानों में जाकर एक बार व्यवस्था का देखने का काम कीजिए कि वहां पर किस प्रकार का माहौल होता है। वहां पर आप थानों में जाओगे तो वहां पर अपराधी किस्म के लोग आपको वहां पर बैठे मिलेंगे, वो भी उन पुलिस वालों के साथ में बैठकर मिलेंगे। शरीफ आदमी आज भी थाना और कचहरी से जाने से डरता है। वो आज वो डरता इस वजह से है क्योंकि उनको पता है कि न्याय हमें नहीं मिलेगा, न्याय उन लोगों के लिए बैठा हुआ है जो अन्याय करते हैं, वो न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। अब यही चीजें मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूं कि असल में अगर आज भी सरकार अगर कुछ करे और जेन्युइन तरीके से अगर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अगर कुछ करे, ताकि हरियाणा का माहौल जो खुशनुमा माहौल बोला जाता था, जो गैंगस्टर्स का जो डर था, वो आज वो लगातार बढ़ रहा है। और हरियाणा के जो शांति प्रिय इलाका जो बोला जाता था, और वहां पर शांति प्रिय इलाके में जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, रोज लूट फिरौती, गैंगस्टर्स का आना जाना इस प्रकार से लगा रहता है, रील बनाकर आपको देखने किस प्रकार से हथियारों के साथ रोज इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। और पुलिस उसके बाद क्या कर रही है? क्या मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था का मतलब सिर्फ ये होता है डर, और डर जब तक व्यक्ति के दिमाग में उसमें भय नहीं घुसेगा तब तक इस चीज पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। मात्र ये कहने से कि या तो हरियाणा छोड़ दो या अपराध छोड़ दो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। खुद इसमें सीएम साहब को इसमें पर्सनली इन्वॉल्व होकर या तो वो इस चीज को कंट्रोल करे, अदरवाइज जब हमें ये पता है कि हमने कमजोर व्यक्ति को अगर चुन रखा है तो शायद उसको मुक्त भी कर देना चाहिए। जब किसी व्यक्ति बार बार वो ये कह रहा है कि भाई मैं कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हूं और उसके कंट्रोल में अगर चीजें नहीं है तो कहीं ना कहीं ये चीज सोचने का विषय है कि हरियाणा रामराजी जी, अपराधियों ने ना तो अपराध छोड़ा ना हरियाणा छोड़ा, यहाँ पर विपक्ष का ये कहना है। और अगर ऐसा है तो इस तरह की घटनाएं क्यों हैं? फिर क्या हो गया ऐसा? माननीय मुख्यमंत्री जी पर्सनल इन्वॉल्व हैं इस केस में और पल पल की खबरें ले रहे हैं, आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो समय समय पर समीक्षा बैठक लेते रहते हैं। इसकी गृह विभाग की भी, पुलिस की भी, इनकी समीक्षा बैठक लेते रहते हैं और वो अपडेट होते रहते हैं। और वो जहां तक बात है उसकी कड़ाई की, सख्ताई की, और इस मामले में बहुत गंभीर है। उन्होंने सख्त दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। और जहां तक बात है इसकी नशे की है, जहां तक बात इसकी भ्रष्टाचार की है, इस पर सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, कोई चाहे अधिकारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है इस मामले में जी। तो अपराधी पकड़े क्यों नहीं गए? अगर गंभीर हैं तो नहीं पकड़े जा रहे हैं। क्यों नहीं पकड़े जा रहे? कौन कह रहा नहीं पकड़े जा रहे? अपराधी पकड़े जा रहे हैं, इनकाउंटर भी हो रहे हैं। और इस मामले में सारे अपराधी गिरफ्तार कर लिया आपने? उनके पैरों में गोली भी लग रही है। मनीषा हत्याकांड के जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिया आपने? आपको पता चल गया? इसके मैंने आपको बताया ना, इसके आपसी रंजिश भी हो सकती है कई जगह, और एक आध बार इत्तेफाक से घटना भी घट जाती है। हमारे कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में भी कहीं ना कहीं उसको समाज को जागृत करने की भी जरूरत है। थोड़ा पेशेंस रखें। ये कोई जा रहा है आपस में, गाड़ी भिड़ गई, गाड़ी भिड़ते वहीं पे गोली, रिवॉल्वर निकाला और वहीं गोली मार दी। तो इसमें क्या कर सकता है कोई?
इसमें तो ये पेशेंस रखना चाहिए। मतलब मैं बार बार रामराज जी यही तो कह रहा हूँ कि वो डर ही तो नहीं हो पा रहा। अब आपको एक चीज बताएं, जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को जब धमकी मिली तो आपके मंत्री जी क्या कह रहे थे? आपके मंत्री जी किस प्रकार से उस चीज को मजाक में ले रहे थे, और इस प्रकार से ये तब कहा गया जब हमारा एक वरिष्ठ नेता जब गोलियों से भूनकर मार डाला, जब उसके बावजूद भी अगर आपकी सरकार सीरियस नहीं है, तो जब चुने हुए प्रतिनिधि पार्टी के नेता के प्रति आप सब उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे प्रॉपर, तो उसके बाद हरियाणा की जनता को क्या सुरक्षा मुहैया कराएंगे? यही मैं चीज क्या कह रहा हूँ, हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया। आप आपके टाइम की बात बता रहे हो, आपके टाइम में क्या क्या होता था वो सबको पता है। आपके टाइम में महम कांड हुआ, दुलीना कांड हुआ, आपके टाइम में खंडेला कांड हुआ, जनता सारी जानती है आपको, आपके नर्सरी को सारी जानती है। किस नर्सरी को आप नर्सरी के आपको दे हो, जनता आपको जानती है। और जहां तक जनता की बात है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत बढ़िया है, अपराध के आंकड़ों में कमी भी आई है, और मुख्यमंत्री जी पर्सनल इन्वॉल्व है इसमें, मुख्यमंत्री खुद इन्वॉल्व है, खुद पल पल की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन रामराजी जी, अगर भाई ये सब बेहतर हो रहा है तो कहीं गोली चल जा रही है, कहीं फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, कहीं माननीयों को धमकाया जा रहा है, कहीं नेताओं को गोली मार दी जा रही है, आप ये कह रहे हैं कि ये सब कानून व्यवस्था बेहतर है, इसको बेहतर माना जाए, ये बेहतर श्रेणी में? देखो मैंने आपको बताया ना, आपसी रंजिश है भाई, कहीं आपसी रंजिश है, वो पुराना रंजिश चली आ रही है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की तो बात नहीं है, उसमें आपसी रंजिश है, उसने उसका मार दिया, उसने उसका मार दिया। और जहां तक बात है धमकी की, धमकी कई लोग क्या करते हैं वो जांच का विषय है। कई धमकियां ये सिक्योरिटी लेने के लिए भी कह देते हैं, मेरे को धमकी मिली वहां से, मेरे को धमकी मिली वहां से मिली, ये जांच का विषय है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब किसी की आपसी रंजिश है तो कोई किसी को भी मार सकता है फिर तो इस प्रदेश के अंदर? नहीं, आपसी रंजिश है, आपसी रंजिश में तो क्या है? अरे तो भाई पुलिस का क्या काम है? पुलिस कानून व्यवस्था का डर क्या होता है? जागृति लाने अरे भाई मेरी आपसी रंजिश है, मैं तो फिर फ्री हूं, किसी को भी जाकर के मार दूं। भाई पुलिस का डर होना चाहिए ना मेरे अंदर कि मेरी रंजिश भी है, लेकिन मैं कुछ करूंगा तो पुलिस उठाकर मुझे हवालात में डाल देगी या मुझे फांसी पे टांग दिया जाएगा। ये इतनी छोटी सी बात है, आप इसको जस्टिफाई कैसे कर पा रहे हैं भाई? मैं ये कह रहा हूं कि कानून अगर सबसे बड़ा आप ये कह रहे हैं और पुलिस का काम उसको एग्जीक्यूट करना है, तो ये आपसी रंजिश वाला एंगल कैसे आता है? आपसी रंजिश है भी, तब भी आदमी के अंदर इतनी कम से कम डर होना चाहिए कि वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपसी रंजिश में हो जाता है, तो फिर भाई हम क्या करें? ये आपसी रंजिश है, ये कोई हरियाणा में नहीं है, कई ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ ना रामराजी जी। ये आपराधिक गिरोह रामराजी जी, ये तो किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं हुआ भाई। अरे किसी की आपसी रंजिश है, किसी की किसी से दुश्मनी है, तो यही तो कानून व्यवस्था का इकबाल होता है कि दुश्मनी होने के बावजूद भी उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। आप उससे कानूनी लड़ाई लड़िए ना, आपके किसी के साथ किसी तरह का कोई विवाद है तो। मेरी रंजिश है, मैं किसी को भी जाकर के नुकसान पहुंचा दूं, ये कैसा एक्सक्यूज है? चल रहे हैं, ये मान रहे हैं आप? ये तो आप कह रहे हैं, आप ये मान रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी में इस तरह का उस टाइम में क्या होता था सबको पता है, आप कह सकते हैं। तो हमारी शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी आपकी चाहिए। पार्टी कैसे चलती है, क्या क्या संबंध है, वो कौन सी नर्सरी के आपको दें, वो तो जनता जानती है। सब कहने की जनता सब जानती है, जनता को कहने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है किसके टाइम में क्या हुआ। मनीषा मामले में आपको लग रहा है जांच सही दिशा में जाए? एक मिनट डहीनवाल जी, एक मिनट। मनीषा मामले में आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जो कार्रवाई हो रही है वो सही है, उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए, फिर ये परिवार क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहा है मनीषा का? बताइए क्या है, क्यों पुलिस कर रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया था, माननीय मुख्यमंत्री जी पर्सनली इस मामले में उसमें इन्वॉल्व हैं, और वो बार बार पल पल की खबरें ले रहे हैं, और हर एंगल पे, हर पहलू पे पुलिस जांच कर रही है। भाई परिवार क्यों ये सुसाइड है या कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्यों नहीं है? परिवार संतुष्ट क्यों नहीं है? हर एंगल आपकी जांच से रामराजी जी परिवार संतुष्ट क्यों नहीं है? उनकी हैंडराइटिंग में है, ठीक है, ये बात रामराजी जी आप कम से कम 10 बार दोहरा चुके हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि परिवार संतुष्ट क्यों नहीं है? अरे ठीक है, कीटनाशक पदार्थ खरीदा गया है, ये सारी बातें आप बता चुके हैं, या 5वीं या 6ठी बार इसको रिपीट कर रहे हैं रामराजी जी? रामराजी जी, ये आप 5वीं 6ठी या 10वीं बार इसको रिपीट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि परिवार असंतुष्ट क्यों है आपकी हो रही जो जांच है या जो कार्रवाई है, परिवार क्यों असंतुष्ट है मनीषा का, ये बता दीजिए बस। नहीं, परिवार को बताया जा रहा है, हम परिवार के साथ, परिवार को भरोसे में क्यों नहीं ले पा रहे भाई? वो असंतुष्ट क्यों है? वो हमारे परिवार क्यों कह रहा है कि अभी तक अपराधी आप गिरफ्तार नहीं कर पाए?
हमारी परिवार आप की न्याय सदस्य है, दीजिए हमारा मनीषा परिवार है को। वो, हमारी भाई परिवार अगर की परिवार बिटिया है, संतुष्ट हम होता तो ये परिवार के विरोध साथ प्रदर्शन हैं, क्यों हो रहा इस है? दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। परिवार जैसे भी जांच कराना चाहे हम जांच के लिए तैयार हैं। और बहुत ही मतलब सीनियर अधिकारी की वहां ड्यूटी लगाई गई है, बड़े अनुभवी अधिकारी की वहां ड्यूटी लगाई गई है, जो बहुत इंटेलिजेंट है। जी ललित जी। देखिए ऐसा है कि जो आक्रोश है वहां पे परिवार में, बच्चों में, जो रास्ता सिवानी वाला रोका गया वहां पे दिखते हैं। पहली बात तो ये है, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बाई चांस एक वीडियो देख रहा था, मैं कोई और चीज ढूंढ रहा था, वो वीडियो सामने आई। उसमें एबीवीपी की एक नेत्री, छोटी बेटी हमारी 18-20 साल की थी, भारती क्या नाम, उन्होंने ये बोला, मैं उनको हूबहू वही सुना रहा हूं आपको, कि अगर ये किसी गरीब की बेटी थी इसलिए इतना टाइम लग गया, अगर ये किसी प्रभावशाली व्यक्ति की बेटी होती तो इस जघन्य अपराध में कोई भी सरकारी मामले में कड़ी कार्रवाई करती। अभी एक, मैं वैसे तो मैं कहना नहीं चाह रहा था, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, एक आईएएस की बेटी से छेड़खानी वाले मामले को आपने ला अधिकारी लगाया। कुछ तो यार सोचो ना कि आप कर क्या रहे हो, क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो देरी हुई है इसका डर के लिए आपने सस्पेंड कर दिया, सारी बातें हैं, लेकिन अभी तक आपके पास एफएसएल की रिपोर्ट क्यों नहीं आई है? आज 13 तारीख 11 को मरी है वो। दूसरी बात, आज तक आप ये क्यों नहीं बता सकते कि वो कहां मारी गई थी और व्हीकल से कहां लेके गए? अभी आपने कई बार ये बात कही कि वो दुश्मनी हो सकती है, तो दुश्मनी में सुसाइड कर लेते हैं लोग। मैं फिर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप फिर वही बात कर रहे हो, आपकी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे हम नहीं कह सकते। पुलिस अनुसंधान में डिले कर रही है तो साबित हो गया ना। अब हुड्डा जी ने भी ये मांग की है, आप उसको पॉलिटिकल नहीं कहिएगा, उन्होंने बोला कि इसकी सीबीआई से जांच हो जाए, ये परिवार कह रहा है। आपको क्या दिक्कत है भाई, करवा लो, आपका तो फायदा है, आपको तो फायदा है ना कि आपको जांच नहीं करनी, क्यों आप कर ही नहीं पा रहे हो। सीबीआई को देने में स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम कहां है ये बता दो। एफआईआर कब लड़की 11 तारीख को कितने बजे लापता हुई और एफआईआर कितने बजे हुई है? राव राजी शर्मा जी, पुलिस स्टेशन में जाने पर आमतौर पे पुलिस जो है एफआईआर पर्चा दाखिल नहीं करती है। वकील साहब बैठे हैं, कह दे मैं गलत कह रहा हूं, ये बैठे हैं भाई साहब जानीवाल जी, ये कह दें जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो आम आदमी को वहां तुरंत जो है पर्चा नहीं होता, और ये भी कहा जाता है भाई 24 घंटे में जो गुमशुदा आ जाएगा। ये तरीका नहीं है ठीक, आप इस तरीकों को बदलने की बात करें। मैं बड़ा खुश हूँ अगर ये जी रोज देखते हैं यही काम, ये ड्रामा रोज देखते हैं पुलिस का। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा कि 11 अगस्त को मनीषा लापता हुई, 13 अगस्त को उसकी लाश मिली, और 5 दिन बाद आज ये कह रहे हैं कि सुसाइड नोट कहाँ में, सुसाइड नोट मिलेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस इस जांच को प्रभावित का काम कर रही है, और ये जांच भी तब आ रही है, इसका मामले का ये है कि पूरे हरियाणा प्रदर्शन हो रहा है, तो इसका मतलब पुलिस को अगर पता था कि उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है अभी, कैसे कह सकते हैं कि उसकी हैंडराइटिंग? नहीं, मैं कह रहा हूँ इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार इस मामले को नया रूप देने का प्रयास कर रही है।